अगर एक आम दिन की कल्पना की जाए जहां सब कुछ एकदम रूटीन लगता है। तारीख थी 3 मई 2026। देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों के कुछ चुने हुए शहरों में भी एक बहुत बड़ी हलचल थी। हाँ, लगभग 22,79,000 विद्यार्थी उस दिन एग्जाम देने वाले थे। एग्जैक्टली 22,79,000। ये बच्चे अपने जीवन की सबसे बड़ी मतलब सबसे कठिन परीक्षा देने बैठे थे, नीट यूजी। जो कि आसान बिल्कुल नहीं होती, सालों की मेहनत लगती है इसमें। बिल्कुल। उन सभी विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए ये दिन उन सालों की कड़ी मेहनत, उन रात जागरण और हजारों लाखों रुपए की कोचिंग का आखिरी नतीजा था। सही बात है। परीक्षा का एक सीधा सा उसूल माना जाता है, पढ़ाई करो, एग्जाम दो और आपकी योग्यता के आधार पर भविष्य तय होता है। लेकिन तभी इस पूरी व्यवस्था की नींव ही हिला दी जाती है। एक बहुत बड़ा भूकंप है ना। हाँ, एक ऐसा भूकंप जो 22 लाख से ज्यादा सपनों को तोड़ देता है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भारत के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी 2026 के पेपर लीक घोटाले की गहराई तक जाएंगे। और ये करना बहुत जरूरी भी है। एब्सोल्युटली। हाल ही में पीआईबी की रिलीजेस, डीडी न्यूज, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ईटी एजुकेशन और रिपब्लिक वर्ल्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे जैसे स्रोतों से काफ़ी जानकारी मिली है। साथ ही एनटीए के ऑफिशियल नोटिसेस में जो तथ्य सामने आए हैं, हम उन सभी को एक साथ जोड़ेंगे ताकि इस पूरे सिंडिकेट के तरीकों को समझा जा सके। हाँ, और पैसों के लेन देन और इसके परिणाम स्वरूप उठाए गए कदमों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कहानी किसी आम चोरी की नहीं है। एक बैंक हाइस्ट के बारे में सोचना दिलचस्प है, जहां तिजोरी में पैसे नहीं बल्कि 2.2 मिलियन आने वाले डॉक्टर्स का भविष्य रखा हो। ये तुलना सच में इस घटना की गहराई को दर्शाती है। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? जब हम इस आंकड़े को देखते हैं, 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, तो हम दरअसल देश के भविष्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। सही कहा। ये एक ऐसी व्यवस्था का भेदन है जिस पर पूरे देश की मेडिकल इंटीग्रिटी टिकी हुई है। यहां आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इस मुद्दे को बिना किसी राजनीतिक चश्मे के देखेंगे। राइट। चाहे वो लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। एग्जैक्टली। हम पूरी तरह से तटस्थ होकर इस पर बात करेंगे। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ स्रोतों से मिले ग्राउंड फैक्ट्स, इस अपराध के सिस्टमैटिक तरीकों और इसके व्यापक प्रभाव पर केंद्रित रहेगा। और जब हम इन तथ्यों को जोड़ते हैं तो वो बैंक हाइस्ट वाली तुलना और भी ज्यादा सटीक लगने लगती है। हॉलीवुड की उन चोरी वाली फिल्मों में अक्सर एक पैटर्न होता है। हाँ, जहां हर किसी का अपना एक अलग रोल होता है। बिल्कुल। एक टीम होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास पूरा मास्टर प्लान नहीं होता। एक व्यक्ति सिर्फ सिक्योरिटी कैमरा काटता है, दूसरा सिर्फ तिजोरी का लॉक खोलता है और तीसरा सिर्फ गाड़ी लेकर बाहर खड़ा रहता है। इसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ताकि अगर कोई एक पकड़ा जाए तो वो बाकियों का राज ना खोल सके। वही तो। और इस नीट पेपर लीक में भी बिल्कुल वैसा ही फ्रेमवर्क नजर आता है। इसकी शुरुआत किसी बाहरी हैकर ने नहीं की। हाँ, ये अंदर का ही काम था। बिल्कुल। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर बैठे लोगों ने ही इसकी शुरुआत की। सीबीआई के अब तक के खुलासों के अनुसार इस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में 2 मुख्य मास्टरमाइंड्स थे। पहले हैं पीवी कुलकर्णी, जो लातूर के एक रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर हैं। सही। और दूसरी है मनीषा गुरुनाथ मंधारे। ये पुणे के मॉडर्न कॉलेज में सीनियर बॉटनी टीचर हैं। ये दोनों सिस्टम के रक्षक थे जो उसके भेदक बन गए। और यहाँ इनकी भूमिकाओं का विभाजन, जिसे आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीए के पेपर सेटिंग और रिव्यू प्रक्रिया से निकटता से जुड़े होने के कारण इन दोनों के पास अलग-अलग विषयों का एक्सेस था। तो उन्होंने आपस में सब्जेक्ट्स बांट लिए थे? हाँ, बिल्कुल। नीट यूजी का पेपर कुल 720 मार्क्स का होता है। इन्होंने बड़ी चालाकी और रणनीति के तहत सब्जेक्ट्स बांट लिए। कुलकर्णी के पास केमिस्ट्री के पेपर का एक्सेस था, जो परीक्षा में 180 मार्क्स कवर करता है। राइट, यानी 45 क्वेश्चंस। वहीं दूसरी तरफ मनीषा मंडारे, जो पिछले 5-6 सालों से लगातार एनटीए के सिस्टम का हिस्सा थी, उनके पास बॉटनी और जियोलॉजी यानी प्योर बायोलॉजी सेक्शन का एक्सेस था। ओ, मतलब सीधे तौर पर 360 मार्क्स। एग्जैक्टली। ये सेक्शन 90 क्वेश्चंस कवर करता है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इन्होंने मिलकर 720 में से 540 मार्क्स का पेपर अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये तो लगभग पूरा पेपर ही हो गया। हाँ, ये भाग बाट की रणनीति इसलिए बनाई गई थी ताकि किसी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर अचानक से निगाहें न जाएं। और फिर
शुभम खेरनार नाम के एक और शख्स ने मनीषा मानधारे के साथ मिलकर इस बायोलॉजी सेक्शन को सिस्टम से बाहर निकालने का काम किया। लेकिन इस कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है ना, वो इनका पेपर लीक करने का तरीका है। मेरा मतलब है, आज के इस तेज डिजिटल जमाने में जहां लोग सेकंड्स में डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, व्हाट्सएप पर पीडीएफ बनाकर फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, डिजिटल तरीके तो सबसे आसान लगते हैं आजकल। वही तो, वहां इन मास्टरमाइंड्स ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में इन लोगों ने पुणे में अपने घरों पर कुछ चुने हुए विद्यार्थियों के लिए सो कॉल्ड स्पेशल कोचिंग क्लासेस आयोजित की। और वहां क्या हुआ? वहां उन्होंने कोई फाइल शेयर नहीं की, बल्कि सवाल और जवाब बाकायदा मुंह से बोल बोल कर लिखवाए। विद्यार्थियों ने अपने हाथों से उनके नोट्स बनाए। वाह, एकदम पुराना तरीका। हाँ, और बाद में जब सीबीआई ने जांच के दौरान उन नोट्स को रिकवर किया, तो पता चला कि ये हैंड रिटन नोट्स 3 मई के असली पेपर से एक-एक शब्द मेल खाते थे। मेरे यहाँ एक सीधा सा पुशबैक है। बोलिए। एक तरफ हम एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड देशव्यापी सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग एक बंद कमरे में हैंड रिटन नोट्स का इतना पुराना और वक्त लेने वाला तरीका अपना रहे हैं। इन पढ़े लिखे मास्टरमाइंड्स ने पीडीएफ शेयर करने जैसा आसान रास्ता क्यों नहीं चुना? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि ये कोई तकनीकी पिछड़ापन नहीं था। अच्छा? तो फिर क्या था? दरअसल ये उनकी एक सोची समझी एंटी सर्वेलेंस यानी निगरानी से बचने की रणनीति थी। जब भी कोई डिजिटल फाइल बनती है उसका एक अपना फुटप्रिंट होता है। मेटा डेटा कहते हैं जिसे। बिल्कुल। अगर कोई पीडीएफ, व्हाट्सएप, ईमेल या किसी और ऐप पर भेजी जाती है तो उसका आईपी एड्रेस, फाइल कब बनी, किस डिवाइस पर बनी, ये सब मेटा डेटा सिस्टम में दर्ज हो जाता है। राइट, एक बार इंटरनेट पर गया तो ट्रैक हो जाएगा। एग्जैक्टली। एक बार वो फाइल डिजिटल इकोसिस्टम में चली गई तो मॉडर्न साइबर एजेंसियों के लिए उस फॉरवर्ड ट्रेल को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक बंद कमरे की स्थिति को समझिए, जहां कोई फोन नहीं है। हाँ, अगर वहां मोबाइल फोन्स बाहर रखवा दिए गए हों, इंटरनेट का कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो मुंह से बोलकर लिखवाए गए नोट्स का कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं बनता। ये ट्रेडिशनल तरीका उन्हें एनटीए और लॉ एनफोर्समेंट की साइबर ट्रैकिंग से बचाने के लिए चुना गया था। ओह, मतलब वो जानते थे कि साइबर ट्रैकिंग से कैसे बचना है। कुलकर्णी और मंधारे सिस्टम के अंदर होने के कारण ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने स्कूल या एनटीए के सिस्टम से कोई फाइल कॉपी की तो डिजिटल लॉग उन्हें तुरंत पकड़वा देगा। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एंटी सर्वेलेंस का ये शुरुआती मॉडल आगे चलकर एक पूरी सप्लाई चेन में बदल गया। हाँ, सप्लाई चेन बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। अगर हम उसी कॉर्पोरेट मेटाफर को आगे बढ़ाएं, तो पुणे के मास्टरमाइंड्स उस पूरे ऑपरेशन का प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने माल इकट्ठा किया। लेकिन अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए उन्हें मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स टीम की जरूरत थी। और वहां से नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल। और इस सप्लाई चेन में ऐसे ऐसे किरदार जुड़े हैं जो बिल्कुल अजीब लगते हैं। जैसे पुणे के सुख सागर नगर में एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली 46 साल की मनीषा वाघमारे। उसका इस पूरे एजुकेशनल घोटाले में क्या काम? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? उसने विद्यार्थियों और उनके परिवारों को इकट्ठा करने यानी मोबिलाइज करने का काम किया, और फिर उसने इन क्लाइंट्स को धनंजय लोखंडे से जोड़ दिया, जो कि एक मेडिकल कंसल्टेंट है। हाँ, धनंजय लोखंडे। वो एक 26 साल का बीएमएस ग्रेजुएट है जो पुणे में मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्टेंट का काम करता था। यहाँ बीएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का जिक्र आना बहुत कुछ कहता है। ये लोग आखिर इस साइकिल में फिट कैसे बैठ रहे थे? अगर हम इसको बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो ये पूरी गतिविधि हमें ब्लैक मार्केट इकोनॉमिक्स यानी काले धंधे के अर्थशास्त्र का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देती है। भारत में नीट मेडिकल सीट की डिमांड कितनी ज्यादा है ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल। बिल्कुल। जब डिमांड आसमान छू रही हो और उस एक पीस ऑफ पेपर का मुनाफा लाखों में हो तो ये अंडरग्राउंड ऑपरेशन एक इल्लीगल गिग इकोनॉमी बन जाता है। गिग इकोनॉमी? वो कैसे? एक ऐसी गिग इकोनॉमी जहां अलग अलग पेशे के लोग सिर्फ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक स्किल या नेटवर्क होता है। मनीषा वाघमारे के ब्यूटी पार्लर का उदाहरण ही लीजिए। हाँ, एक पार्लर वहां कैसे फिट होता है? देखिए, एक पार्लर आम लोगों, खासकर महिलाओं के मिलने जुलने का एक आम और सुरक्षित स्थान होता है। वहां लोकल गॉसिप होती है, परिवारों की परेशानियां शेयर की जाती हैं, जिसमें बच्चों का भविष्य और पढ़ाई का प्रेशर भी शामिल होता है। ओह, मतलब वहां नेटवर्किंग बहुत नेचुरल होती है। एग्जैक्टली। ऐसी जगह पर नेटवर्क बनाना आसान है और किसी पुलिस वाले को एजुकेशन स्कैम की वहां उम्मीद नहीं होती।
उसने उस डेटा को धनंजय लोखंडे को पास किया। जो कि एक BA MS ग्रेजुएट था। हाँ, BMS ग्रेजुएट होने के नाते लोखंडे मेडिकल इकोसिस्टम का हिस्सा तो है, पर MBBS डॉक्टर नहीं। एडमिशन कंसल्टेंट बनकर उसके पास उन विद्यार्थियों का पूरा डेटाबेस था जो पिछले साल फेल हुए थे या जो किसी भी कीमत पर एडमिशन चाहते थे। तो उन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस आसानी से मिल गई। बिल्कुल, ये अपने अपने पेशे की आड़ में एक बिल्कुल सही टारगेट ऑडियंस ढूंढ रहे थे। और इसके बाद एंट्री होती है इस सिंडिकेट के होलसेल और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की। सप्लाई चेन पुणे से निकलकर देश भर में फैलने लगती है। लोखंडे का संपर्क नासिक के शुभम खैरनार से था। खैरनार ने मास्टरमाइंड से ये पेपर 10 लाख रुपए में खरीदा। 10 लाख एक पेपर के लिए? हाँ, 10 लाख। और यहाँ वो फिजिकल कॉपी बाकायदा कुरियर के जरिए मंगवाई गई ताकि डिजिटल ट्रेल ना बने। लेकिन जैसे ही पेपर नासिक से आगे बढ़ा, इनका वो एंटी सिविलियंस वाला डिसिप्लिन टूट गया। लालच में आकर। बिल्कुल। खैरनार ने इस पेपर को आगे गुरुग्राम में बैठे एजेंट्स को टेलीग्राम ऐप के जरिए 15 लाख रुपए पर सेट के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। वही डिजिटल गलती जिसका डर शुरुआत में कुलकर्णी और मंधारे को था। बिल्कुल सही पकड़ा। गुरुग्राम से होते हुए ये पेपर राजस्थान पहुंचा। राजस्थान में इस पूरे नेटवर्क को यश यादव ने संभाला, जो खुद एक और BMS ग्रेजुएट है, और उसके साथ बीवल परिवार ने काम किया। इस बीवल परिवार में दिनेश, मंगीलाल और विकास शामिल थे। और इन्होंने ही पेपर को डिजिटल बनाया होगा। हाँ, दिनेश बीवल ने तो उस हार्ड कॉपी को प्रॉपर्ली स्कैन करके PDF में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सीकर, जो कि कोचिंग का एक बड़ा हब है, वहाँ के अलग अलग सेंटर्स में से बांटा गया। और वहां से कितने पैसे वसूल किए गए? विद्यार्थियों और उनके परिवारों से इस एक पेपर के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक वसूल किए गए। अगर सिर्फ फाइनेंस की बात करें तो CBI को अकेले पार्लर ओनर मनीषा वाघमारे के अकाउंट्स में 21 अलग अलग बैंक अकाउंट्स से पैसे आने की ट्रेल मिली है। 21 बैंक अकाउंट्स? ये तो पूरा एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लग रहा है ना? इस पूरे नेटवर्क को डिजिटल सिक्योरिटी देने के लिए पुणे का ही एक साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट शेषराव सोलंकी भी इनके साथ मिला हुआ था। ये एक पूरी तरह से फंक्शनिंग इलीगल कॉर्पोरेशन बन चुकी थी। ये डिटेल्स दर्शाती हैं कि जब किसी चीज का मॉनेटरी वैल्यू इतना बड़ा हो जाता है तो रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। पुणे में जो चीज एक शांत बंद कमरे में बोलकर लिखवाई जा रही थी, वो राजस्थान आते आते PDF में बदलकर मास डिस्ट्रीब्यूशन का शिकार हो रही। क्योंकि उन्हें मुनाफा कमाना था। एग्जैक्टली। मिडलमैन को अपना मार्जिन निकालना था और उसके लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी यानी विद्यार्थियों की जरूरत थी। लालच ने उनकी एंटी सर्वेलेंस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए तो शोर मच ही जाता है। इस घोटाले की खबर बाहर आते ही एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत पर CBI ने 12 मई 2026 को केस दर्ज किया और तुरंत छापेमारी शुरू हो गई। हाँ, पूरे देश में एक साथ छापेमारी शुरू कर दी गई। रेड्स का ये सिलसिला जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, दिल्ली और अहिल्यानगर तक चला। जांच एजेंसियों ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 लोग पकड़े जा चुके हैं अब तक? बिल्कुल। इन सभी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। इन 6 अलग अलग जगहों से लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, बैंक स्टेटमेंट्स और वो कच्चे हैंड रिटन नोट्स भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा बिहार के राजगीर में भी लॉ एनफोर्समेंट एक्शन में आई। बिहार में भी? वहां क्या हुआ? वहां की DSP सुनील कुमार सिंह ने एक सस्पेक्टेड गैंग को पकड़ा। हालांकि उन डिवाइसेस में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की PDF तो नहीं मिली, लेकिन उनकी चैट्स में लाखों रुपए के लेन देन का पूरा मनी ट्रेल जरूर एक्सपोज हो गया। मतलब पेपर नहीं था पर पैसों का हिसाब था। सही कहा। CBI ने लातूर में भी अपना दायरा बढ़ाया है और वहां के रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी RCC के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर से लंबी पूछताछ की है। लेकिन इतनी बड़ी कार्यवाही के बावजूद इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ी डिजिटल दीवार से टकरा रही है। और वो दीवार है टेलीग्राम। जी हाँ, टेलीग्राम इस पूरे केस में सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती बनकर सामने आया है। ये बहुत बड़ी समस्या है लॉ एनफोर्समेंट के लिए आजकल। आरोपियों ने आखिरी वक्त पर काफी चालाकी दिखाई। जैसे ही लीक की आग मीडिया में फैली और रेड्स शुरू हुई, उन्होंने तुरंत टेलीग्राम से अपनी सारी इंक्रिमिनेटिंग चैट्स, वो PDFs और कॉन्टैक्ट हिस्ट्रीज डिलीट कर दी। सब कुछ साफ कर दिया। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि टेलीग्राम के सर्वर्स भारत के कानूनी दायरे से बाहर है। उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती हैं और उनका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आमतौर पर चैट डेटा को पूरी तरह सेफ रखता है। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सच में इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल बना देता है।
यहाँ मेरा एक लंबा पुशबैक है। अगर मास्टरमाइंड्स ने चैट्स डिलीट कर दी हैं, उनके मैसेजेस एन्क्रिप्ट थे और सर्वर्स किसी दूसरे देश में हैं जहाँ सीबीआई सीधे जाकर हार्ड ड्राइव नहीं निकाल सकती, तो क्या इन्वेस्टिगेशन यहीं रुक जाती है? आप पूछना चाहती हैं कि क्या ये एक डेड एंड है? हाँ, क्या आज के इस क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में चैट हिस्ट्री का गायब होना मतलब सबूतों का हमेशा के लिए मिट जाना है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल टेक प्लेटफॉर्म्स की प्राइवेसी पॉलिसीज और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट की इन्वेस्टिगेशन के बीच का ये टकराव कैसे सुलझेगा। तो क्या सच में सबूत मिट गए हैं? लेकिन देखिए, अगर साइबर फॉरेंसिक्स की निगाह से देखें तो इसका जवाब ये नहीं है कि आरोपी साफ बच निकलेंगे। फोरेंसिक साइंस का एक बुनियादी नियम है, हर संपर्क एक निशान छोड़ता है। अच्छा, कैसे निशान? भले ही आपके अंदर से मैसेज डिलीट हो गए हों, पर इकोसिस्टम से सब कुछ नहीं मिटता। तो वो निशान किस रूप में होते हैं? क्या हम आईएसपी या नेटवर्क लेवल डेटा की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा हथियार होता है मेटा डेटा। मैसेज के अंदर क्या लिखा था या कौन सी पीडीएफ थी, वो कंटेंट भले डिलीट हो जाए, लेकिन मेटा डेटा बचा रहता है। मेटा डेटा मतलब? मेटा डेटा का मतलब है डेटा के बारे में डेटा, यानी किस नंबर से किस दूसरे नंबर पर किस समय और कितने साइज का डेटा ट्रांसफर हुआ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी आईएसपी के पास इन कनेक्शंस के लोग होते हैं। ओह, तो मतलब उन्हें पता चल जाता है कि बात हुई है, भले ये ना पता हो कि क्या बात हुई। एग्जैक्टली। इसके अलावा कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जिसे सीडीआर कहते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि खेन्नार ने लोखंडे को दिन में कितनी बार कॉल किया और उस वक्त उनकी लोकेशन किस मोबाइल टावर के पास थी। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत होता है पैसा। जैसा भी जिक्र हुआ कि मनीषा वाघमारे को 21 अलग अलग अकाउंट से पेमेंट्स आई हैं। डिजिटल बैंकिंग का फुटप्रिंट कभी नहीं मिटता। हाँ, बैंक के ट्रांजैक्शंस तो नहीं डिलीट किए जा सकते। सही बात है। आप टेलीग्राम ऐप से मैसेज उड़ा सकते हैं, पर बैंक के सर्वर्स पर दर्ज लाखों रुपए की एंट्री एनईएफटी या यूपीआई के लॉग्स नहीं मिटा सकते। उसके साथ ही नासिक तक हार्ड कॉपी भेजने के लिए जिस कुरियर सर्विस का इस्तेमाल हुआ, उसकी रिसीट और डिलीवरी रजिस्टर में भी एंट्रीज होती हैं। तो सीबीआई इन्हीं छोटी छोटी चीजों को जोड़ रही है अब? बिल्कुल। सीबीआई इस वक्त उन्हीं बिखरे हुए डॉट्स को कनेक्ट कर रही है। पैसा कहां से निकला, किसने ट्रांसफर किया, वो अकाउंट किस विद्यार्थी के परिवार का है और एंड में वो पैसा किस मास्टरमाइंड तक पहुंचा। ये पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क अनडिलीट किए गए मैसेजेस से भी बड़ा सबूत बनेगा। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? मास्टरमाइंड्स पकड़े जा रहे हैं, फोरेंसिक्स अपना काम कर रही है, लेकिन उस जमीनी हकीकत का क्या, जहां 20,19,000 विद्यार्थी खड़े हैं? उन बच्चों पर तो सबसे बड़ा असर पड़ा है। हाँ, उनके लिए इस पूरे प्रोसेस का क्या नतीजा निकला? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस पूरे बवाल और सीबीआई की एफआईआर के बाद आखिरी फैसला लेते हुए 3 मई 2026 की उस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। पूरी तरह से कैंसिल। जी। अब उन्होंने एक पब्लिक नोटिस जारी करके बताया है कि यह परीक्षा नए सिरे से होगी। री एग्जामिनेशन की नई तारीख 21 जून 2026 तय की गई है। दिन होगा संडे। 21 जून, ठीक है। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक रखा गया है। ये एग्जाम अपने पुराने पैटर्न पर ही आधारित होगा, यानी ये 13 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं में होगा और हाँ, पेन एंड पेपर मोड यानी पूरी तरह से ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को कम करने के लिए एनटीए ने विद्यार्थियों को कुछ विकल्प भी दिए हैं, है ना? हाँ, लॉजिस्टिकल मुद्दे पर उन्होंने एक विंडो ओपन की है। जो विद्यार्थी पहले वाले परीक्षा केंद्र या शहर से परेशान थे और अपना शहर बदलना चाहते हैं, उनके लिए 15 मई से 21 मई के बीच एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक करेक्शन विंडो खोली गई है। ये रात 11:50 तक खुली रहेगी। इसके लिए कोई फीस तो नहीं देनी पड़ेगी? नहीं, इस बदलाव के लिए किसी भी विद्यार्थी से कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। जो विद्यार्थी अपना शहर चेंज नहीं करना चाहते, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका पुराना शहर ही डिफॉल्ट रहेगा। एडमिट कार्ड्स और सिटी इंटीमेशंस बाद में वेबसाइट पर अपडेट होंगे। ये थोड़ी सी राहत की बात है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन फिर भी जब मैं नोटिसेस और टेक्निकल डिटेल्स को पढ़ती हूँ, तो मुझे उन लाखों ईमानदार विद्यार्थियों के बारे में सोचकर आश्चर्य और अफसोस दोनों होता है, जिन्होंने ईमानदारी से 2-2 साल कमरे में खुद को बंद रखा, मॉक टेस्ट दिए और अब जब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है, उन्हें अचानक इस पूरी भारी लॉजिस्टिकल और मानसिक प्रक्रिया से एक बार फिर गुजरना पड़ेगा। ये बहुत ही दुख की बात है उनके लिए। उन परिवारों के लिए जो दूर दराज गांवों से आते हैं, जिन्हें ट्रैवल अरेंज करना पड़ता है। ये सिर्फ एक नोटिस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका है। ये चिंता बिल्कुल वाजिब है,
ये री एग्जाम उन लाखों मासूम और ईमानदार उम्मीदवारों पर एक भारी मानसिक और आर्थिक दबाव डालता है। इसकी कीमत स्ट्रेस और एंग्जाइटी के रूप में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उस व्यवस्था के नजरिए से सोचें तो मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसी फील्ड है जहां योग्यता यानी प्योर मेरिट के साथ जरा सा भी समझौता नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोगों की जान का सवाल होता है। एग्जैक्टली। एक डॉक्टर के हाथ में सीधे तौर पर मरीजों की जान होती है। अगर इस लीक के कारण पास हुए कुछ 100 उम्मीदवार भी बिना योग्यता के सिस्टम में घुस गए तो आने वाले दशकों तक पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा। ये तो बहुत डरावनी सोच है। इसलिए कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, सिस्टम की शुद्धता और उस पर विश्वास बनाए रखने के लिए और सबसे जरूरी हर मेहनत करने वाले बच्चे को एक फेयर चांस देने के लिए एक नए सिरे से परीक्षा करवाना ही आखिरी और सबसे लाचारी भरा पर सही कदम था। सही बात है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे पुणे के बंद कमरों में हैंड रिटन नोट से शुरू हुआ एक एंटी सर्वेलेंस खेल लालच और गिग इकोनॉमी की रफ्तार पकड़कर नासिक और गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स तक डिजिटल पीडीएफ्स के रूप में पहुंच गया। एक छोटे से कमरे से लेकर देश भर में फैल गया। हाँ, कुलकर्णी और मंधारे जैसे इनसाइडर्स जिन पर सिस्टम को बचाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही उसकी बुनियाद तोड़ दी और वाघमारे, लोखंडे और खैनार जैसे मिडलमैन ने अपनी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स से उसे एक देशव्यापी काले धंधे में बदल दिया, जो कि अब डिजिटल फॉरेंसिक्स की गिरफ्त में आ रहे हैं। बिल्कुल। सीबीआई अपना काम कर रही है और डिजिटल फोरेंसिक्स डिलीट हो चुके टेलीग्राम डेटा के बावजूद मनी ट्रेल के जरिए फंदा कस रही है। लेकिन अंत में इस घोटाले की आखिरी कीमत उन लाखों मासूम विद्यार्थियों को चुकानी पड़ रही है जिन्हें आने वाली 21 जून को वापस उस एग्जाम हॉल में बैठना होगा। ये पूरा प्रकरण हमें सिर्फ एक पेपर लीक के बारे में नहीं बल्कि सिस्टम की उस कमजोरी के बारे में सिखाता है जहां टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल करप्शन दोनों का एक खतरनाक मिश्रण इस्तेमाल किया गया, जैसे कि बोलकर नोट्स लिखवाना। इससे पता चलता है कि जब दावा इतना बड़ा हो तो लूप होल्स ढूंढने वाले हमेशा एक कदम आगे सोचने की कोशिश करते हैं। और इस सबके बीच स्रोतों और रिपोर्ट्स के इन तथ्यों से आगे बढ़कर ये पूरा मुद्दा एक ऐसी चिंतन योग्य बात पीछे छोड़ जाता है जिस पर आगे चलकर हम सभी को गौर करना पड़ेगा। वो क्या? अगर पुराने पेन एंड पेपर टेस्ट्स इस तरह सिस्टम के ही लोग यानी इनसाइडर्स और एक्सपर्ट्स द्वारा लीक किए जा सकते हैं और अगर दूसरी तरफ नए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स में हैकिंग, रिमोट एक्सेस या सर्वर मैनिपुलेशन का डर हमेशा बना रहता है, तो आने वाले वक्त में 22 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों के लिए बिल्कुल निष्पक्ष यानी कंप्लीटली फेयर परीक्षा करवाने का भविष्य आखिर है क्या? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या मास इवैल्यूएशन का ये करंट मॉडल जिस पर हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था निर्भर है, वो इस नए दौर की चुनौतियों के आगे इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसे जल्द ही पूरी तरह से बदलना ही पड़ेगा? सोचने वाली बात है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही।